हेलो गाइस, इसमें हम लोग आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एग्ज़ाम के लिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली न्यूज़ है एरो एरो इंडिया के बारे में। तो एरो इंडिया जो प्रोग्राम बेसिकली क्या है ना, 2025 का के बारे में है ये प्रोग्राम हुआ था बेंगलुरु में। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1996 से। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दिखाया जाता है, शोकेस किया जाता है इंडिया की जो स्पेस जो कैपेबिलिटी है, इस इंडिया की जो स्पेस कैपेबिलिटी है, प्रोग्राम्स हैं, उसमें स्पेस में इंडिया ने क्या किया है, एरो स्पेस में, उस चीज़ के बारे में। ठीक है। और ये साल में 2 बार होती है। साल में, सॉरी बोल रहा हूँ मैं, ये 2 साल में 1 बार होती है। ठीक है, 2 साल में 1 बार होती है। और इसको कौन इसकी जो नॉलेज इंडस्ट्री है जिसको एग्जीक्यूट करती है वो है मतलब डिपार्टमेंट है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ठीक है, जो डिफेंस मंत्रालय है उसके अंदर आता है। ठीक है, बेसिकली ये है, मतलब इतना ही इसमें जानना है, इसलिए मैंने आपको उतना ही बता रहा हूँ। जो न्यूज़ में तो मतलब उसमें अखबार में और भी कुछ इसके बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन उतना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि एरो इंडिया जो बेसिकली एक तरह से एग्जीबिशन होता है, वो 2025 का, वो बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है। और उसमें होता क्या है, उसमें दिखाया जाता है इंडिया की जो स्पेस एरोस्पेस कैपेबिलिटी है, प्रोग्राम है इंडिया के, उस चीज़ के बारे में इंडिया ने कितना प्रोग्रेस किया है। और ठीक है, इंडिया की क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है उसमें, ये चीज़। ठीक है, ये हुआ था ये। और ये 1996 से स्टार्ट हुआ और 2 साल में 1 बार होता है ये। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए आपको। दूसरा जो टॉपिक है इसमें वो है आर्टिकल जो 22 है, सब क्लॉज 1, उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट एक ना बेहान करके पर्सन थे, बेहान, तो और ये ना उनको ना पुलिस ने ना उनको अरेस्ट कर लिया था रिगार्डिंग फाइनेंशियल फ्रॉड के रिगार्डिंग। कोई फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगा था उनके ऊपर, बेहान के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि आपने ना उनको ना इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया। तो ये ना, और ये वायलेशन है आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 का, कि भाई क्योंकि मतलब राइटर बोल रहे हैं, मैं किसी मतलब ये चीज आर्टिकल जो 2020 जो 22 है क्लॉज 1 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हो तो आपको उसको ना उसका रीज़न बताना पड़ेगा। ये उसका एक जो मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट, ये सिर्फ ना एक लीगल चीज़ नहीं है, एक मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है। मतलब एक संवैधानिक उसका एक तरह से राइट है ये जानना कि भाई आपने उसको क्यों एक तरह से अरेस्ट किया। ठीक है। फिर उसके बाद राइटर बोल रहे हैं कि ये ना बर्डन होता है पुलिस के ऊपर कि जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो ना, और उसके पास और आपके पास उसका प्रूफ नहीं है, तो पुलिस को उसके खिलाफ प्रूफ लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बोलने से हो जाएगा। उसके खिलाफ जो प्रूफ है ना, वो उसके खिलाफ, पर्सन के खिलाफ, जिसके ऊपर एक्यूजन लगा हुआ है, आरोप लगा है, तो जो आरोप इकट्ठा करने पड़ेंगे पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और वही चीज़, दूसरा चीज़ है कि मजिस्ट्रेट वाला, कि भाई मजिस्ट्रेट जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है या मजिस्ट्रेट है, उसको भी ये चीज़ होना चाहिए, पता होना चाहिए कि बंदा ना उसको 24 घंटे में ना, उसको अरेस्ट होने के 24 विदिन 24 आवर्स उसको जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है ना उसके पास उसके सामने पेश किया जाए। तो ये चीज़ है। ठीक है। ठीक है, पहला चीज़ हमने पढ़ लिया कि भाई आर्टिकल जो 22 है क्लॉज 1, उसमें क्या दे रखा है, प्रोटेक्शन दे रखा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है। आर्टिकल 22 क्लॉज सेकंड, उसमें वही कि मजिस्ट्रेट जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके सामने 24 घंटे के भीतर बंदे को आप पेश करो। ठीक है, ये चीज़ है, एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग टाइम जितना लगा है। ठीक है, ये चीज़ है। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 क्या है, ये बोल रहा है भाई जो एनिमी एलियंस है, एनिमी एलियंस में आज के टाइम पे आता है आपके मैं बोलूँ तो पाकिस्तान। ठीक है, शायद बांग्लादेश भी आता है। तो वहाँ के जो सिटीजन उनके ऊपर ये लागू एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, उनके मतलब उनको अरेस्ट और डिटेंशन के राइट नहीं होंगे। ये चीज़ है। दूसरा, अ, उनको ये इन्फॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है कि और दूसरा ये कि भाई अगर ये जो चीज़ है पब्लिक इंटरेस्ट में है, कि भाई उनको इन्फॉर्म ना किया जाए। मतलब आपने पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया और वो पूछ रहा है भाई कि बंदा पूछ रहा है कि मुझे अरेस्ट क्यों किया। तो पुलिस अगर बोल रही है भाई कि भाई आपको हम बता नहीं सकते क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, तो आपको हम बता नहीं सकते, तो ये चीज़ फिर वैलिड होगी कि उसको ना बताया जाए, अनलेस उसको बताना ही पड़ेगा। ये चीज़ है। अगला जो टॉपिक है वो कलबेलिया वुमेन वुमेन एजुकेशन के बारे में है। तो बेसिकली क्या है ना, राजस्थान का जो अजमेर है ना, वहाँ पर जो कलबेलिया जो कम्युनिटी के जो महिला है ना, उनको एक तरह से एजुकेशन दी जा रही है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में। तो थोड़ा हम कलबेलिया के बारे में पढ़ रहे हैं। कलबेलिया जो कम्युनिटी है ना, ये एक नोमैडिक ट्राइब है। ठीक है, राजस्थान की। ठीक है, ये बेसिकली आपने देखा ना, जो सांप वगैरह होते हैं, जो सांप पकड़ते हैं और सांपों का जो खेल दिखाते हैं, आपने गांव में पहले बहुत देखा होगा भाई, सांप का खेल दिखाने वाले लोग आते थे। तो वो जो जो मेजॉरिटी जो ज़्यादातर लोग थे ना, वो कलबेलिया कम्युनिटी से होते थे। कलबेलिया कम्युनिटी में ना दो उसमें डिवाइड होती है, धालीवाल और मेवारा, धालीवाल और मेवारा। ठीक है, ये चीज़ है। और इससे बात ये चीज़ है कि भाई ये जो कम्युनिटी है ना,
इस ये कम्युनिटी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट में रही थी। इसका जो गोल्डन टाइम था इस कम्युनिटी का वो था 12th और 13th सेंचुरी, 12वें और जो 13वीं सदी थी उसमें, ठीक है। और कब तक, जब पृथ्वीराज थे, और पृथ्वीराज को जब मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था ना, शायद चौसा के मैदान में रहा था, मुझे कंफर्म नहीं है। तो तब फिर उसके बाद इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। और फिर 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ले गई गवर्नमेंट, तो उसमें क्या हो गया कि उसमें सांप को ना हैंडल करना, सांप जो चार्मिंग की जाती है, सांप चार्मिंग, सांप को अपने बीन पर नचाया जाता है, उनको हैंडल किया जाता है, ये चीज़ ना इलीगल कर दी गवर्नमेंट ने किस कानून के अंदर, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके 1972 उसके अंदर का, ठीक है। तब से फिर ये काफ़ी इनका, फिर इनको दूसरे जो रोजगार थे उनका साधन ढूंढने पड़े, क्योंकि पहले इनका जो मेन रोजगार था वो सांपों को हैंडल करना ही था, डांस करना था, फोक डांस है, ठीक है। अगला चीज़ है वो इनके कलबेलिया डांस के बारे में, कि कलबेलिया कम्युनिटी में जो डांस है उसमें आप देखोगे ना कि एक जो फीमेल्स होती हैं जनरली वो डांस करती हैं, और वो एक ब्लैक कलर का जो घाघरा टाइप होता है वो पहने रखी होती हैं, ठीक है। और जो मेजरली जो आदमी होते हैं वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बजाने वाले उनको बजाते हैं वो। जैसे इसमें दो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, एक है खजरी, दूसरा है पुंगी, ठीक है। पुंगी आपने साथ देखा भी होगा, ठीक है। और ये जो डांस है कलबेलिया डांस, ये 2010 में ना इसको यूनेस्को की जो इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज, जो वो है ना उसमें वर्ल्ड इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज उसमें शामिल किया गया था इसको 2010 में, ये बस ध्यान रखो। तो इतना ही इसमें मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी और भी कुछ दे रखा है लेकिन वो इतना रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के लिए। अगला टॉपिक है वो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के बारे में। इसके बारे में भी भाई आपको बहुत नॉलेज नहीं होना, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान लो कि 1994 में जब इसको एक कानून के द्वारा बनाया गया था ना, तभी एक स्टैचुटरी बॉडी थी एक, ठीक है। तभी की स्टैचुटरी बॉडी थी कौन सी, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। लेकिन 2014 में इसका जो टाइम था ना वो स्टैचुटरी वाला वो खत्म हो गया था, उसके बाद एक नॉन स्टैचुटरी बॉडी है। अभी फिलहाल के लिए कैसी बॉडी है, एक नॉन स्टैचुटरी बॉडी है, बस इतना जान लो। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं, इसका बहुत अभी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है भी तो मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए नहीं, प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के बारे में। थोड़ा रुको एक सेकेंड, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। हाँ, तो अगला टॉपिक है वो कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज के सर्विसेज के बारे में। जो ये किसका प्रोग्राम था, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम, ये था यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम था, ये यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम था ये। और इसमें ये यूरोपियन यूनियन क्या करती है कि उसकी पर्टिकुलर बेसिकली क्या, जो संस्थाएं हैं जो भी क्लाइमेट चेंज जो रिलेटेड जो संस्थाएं हैं, वो टाइम टू टाइम अपडेटेड इंफॉर्मेशन देती हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जो क्या बोलते हैं, जो टेम्परेचर राइज है वो कितना हुआ है, ठीक है। जैसे एक लिमिट सेट की गई थी भाई कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो यही टॉपिक ना उसी के ऊपर ही है, ये वाला टॉपिक न्यूज़ में, कि भाई 2024 में ना, 2024 जो जनवरी का महीना था वो उससे पहले जो साल थी ना उससे ना काफ़ी गर्म था वो, ये चीज़ है। लेकिन 2025 में जो जनवरी का महीना रहा है अभी, जो गुजरा है पिछला महीना, वो 2024 के महीने से भी ज़्यादा गर्म रहा है। और एक और चीज़ है कि भाई हमने जो टारगेट सेट किया था ये पेरिस एग्रीमेंट में कि 1.5 डिग्री वाला, भाई उसको ना पिछले 18 महीने में ना कई बार क्रॉस कर लिया गया है। मतलब 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर ऑलरेडी आगे मतलब काफ़ी ऊपर निकल गया है टेम्परेचर, ये चीज़ है। दूसरा, थोड़ा बहुत आपको एल नीनो ला नीनो के बारे में जानना चाहिए। देखो एल नीनो बेसिकली आपका बस यही एक चीज़ है कि जब भी एल नीनो होगा, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जब भी एल नीनो होगा तो टेम्परेचर जो गर्मी है, टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, जो ला नीना है वो टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। जो थोड़ा बहुत मतलब टेम्परेचर उतना नहीं होगा, और एल नीनो में ज़्यादा होगा। और क्या जानने की जरूरत है इसमें, एल नीनो में जब भी आता है तो इंडिया में वगैरह है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक है, बहुत कम बारिश होती है। ऑस्ट्रेलिया में तो सूखा पड़ जाता है, ठीक है, कभी कभी सूखा हो जाता है। और लालीना में क्या होता है, नॉर्मल टाइम होता है, अच्छी बारिश होती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे इंडिया हो। और लालीना के समय पे क्या बोलते हैं, जो फिशिंग इंडस्ट्री है काफ़ी अच्छी फ्लरिश होती है, किधर, ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पे। लेकिन एलिनो के टाइम पे ये अच्छी फ्लरिश होती है फिशिंग इंडस्ट्री, वो चिले वाला जो रीजन है, चिले वाली जो बाउंड्री है वहाँ पर, ठीक है, फिर स्पेसिफिक रीजन में, साउथ पैसिफिक रीजन में वो चीज़ है। अगला जो टॉपिक है वो है स्वावलंबी के बारे में। स्वावलंबी बेसिकली एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का एंड नीति आयोग का, और ये अभी इनिशियली ये इम्प्लीमेंट होगा आसाम, मेघालय, मणिपुर में ठीक है। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम बस इतना है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो महिलाएं हैं उनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा,
उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सपोर्ट दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, टेक्नोलॉजी दी जाएगी, ठीक है? हर तरीके से इंस्टीट्यूशन से लेकर फाइनेंशियल सपोर्ट उनको दिया जाएगा। इस चीज़ के बारे में इससे ज़्यादा आपको जानने की इसमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है? तो यही मैं ख़त्म करता हूँ और कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताइए और मुझे सजेशन दीजिए कि क्या मैं इसमें बेटर कर सकता हूँ, ठीक है? मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन जो आपको लंबे समय तक आपको ध्यान रहे वो मैं दे पाऊँ, ना कि मैं आपको बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा कंटेंट दे दूँ, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं, भूल जाओगे।